सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और इस समय चर्चा के केंद्र में पूरे देश में है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। और उसी के चलते आज हमारी चर्चा के केंद्र में भी है लखीमपुर खीरी। विषय बहुत स्पष्ट हमारा, हमदर्दी की दौड़ या सियासी होड़। दरअसल लखीमपुर खीरी के घटनाक्रम के बाद में तमाम राजनीतिक दल सब कुछ भूलकर केवल और केवल लखीमपुर खीरी के संदर्भ में ही अपना ध्यान केंद्रित कर लिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को समाप्त कराया जाने के लिए प्रयत्नशील है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तत्परता के साथ आंदोलनरत किसानों और पीड़ित परिवारों के साथ सुलहनामा किया, उसके अंतर्गत उसने जता दिया कि कुल मिलाकर उसकी प्राथमिकता क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद में अपनी उपलब्धि के तौर पर उसका बखान करने में लग गए, लेकिन राजनीतिक दलों को लगा कि यह मौका चूकने का नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर इस मामले में पहल की। वह पहल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी थी, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी थी, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी थी। इसके अलावा आप और अन्य राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर इसमें भूमिका निभाने के लिए तत्पर हुए। लेकिन कुल मिलाकर बाजी मारी अब तक तो कांग्रेस पार्टी ने। प्रियंका गांधी ने समय नहीं गंवाया, दिल्ली में थी, तुरंत लखनऊ के लिए फ्लाइट पकड़ी। आधी रात को जब लखनऊ पहुंची तो सुबह होने का इंतजार नहीं किया, रात में ही लखीमपुर के लिए कूच किया। हाथ पांव फूल गए उत्तर प्रदेश सरकार के। आधे रास्ते में ही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया, पर प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी को नियति नहीं माना। लगातार वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रतिक्रियाओं देकर अपने आप को खबरों में बनाए रखा। राहुल गांधी ने बाहर रहते हुए मोर्चा संभाला और कुल मिलाकर अपने मुख्यमंत्रियों को भी काम पर लगाया। समाजवादी पार्टी, जिसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसने इस मुद्दे पर सक्रिय होने की तो कोशिश की, पर मामले को समझ पाने में और तत्परता दिखाने में कहीं न कहीं कांग्रेस से पीछे रह गई। बहुजन समाज पार्टी औपचारिकता पूरी कर पाई। मायावती इस समय किस प्रकार की राजनीति कर रही है समझना मुश्किल है। कुल मिलाकर पूरी बागडोर सतीश चंद्र मिश्रा के पास है। अच्छे अधिवक्ता हैं पर अच्छे राजनेता हैं, इसके लिए आने वाले समय में हमें इंतजार करना होगा। आम आदमी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं, लेकिन कुल मिलाकर ताजा तरीन घटनाक्रम यह है कि लखीमपुर खीरी घटनाक्रम के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घटना के चलते तमाम विपक्षी दल के नेताओं को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस कांड के संदर्भ में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाने की सफलता तो दूर की बात, कोई कोशिश भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घटनाक्रम के बीच मामले के महत्वपूर्ण किरदार देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। खबरें ये आई कि अमित शाह ने उन्हें निर्देशित किया है कि वो जांच में सहयोग करें। अजय मिश्रा का दावा है वो सहयोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इनके बीच में हर तरह से सवाल ये गूंज रहा है कि अगर वाकई जांच गंभीर है, प्रयास गंभीर है, तो इस मामले में मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं है। इन सारे घटनाक्रम के बीच में प्रियंका गांधी हिरासत से छोड़ी जा चुकी हैं। राहुल गांधी धरने आदि की तमाम उपक्रम करने के बाद लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। जिस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समय पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। जैसे ही वहां के दृश्य आएंगे वो भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में न्याय हासिल करने के लिए, इस देश में मामले को संज्ञान में लाने के लिए, इस देश में सियासतों की चर्चा का केंद्र में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है कि आप तभी किसी घटना के शिकार हों जब चुनाव सर पर हों। अगर चुनाव रहते हैं तो आप प्राथमिकता में रहते हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो आप प्राथमिकता में नहीं रहते हैं। सबसे अचंभे की बात है, घटना उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन राहुल गांधी के साथ गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों ने मारे गए किसानों और पीड़ित परिवारों के राहत के लिए अपनी अपनी तरफ से 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इनके अपने राज्यों में जब घटना हो जाती है तो क्या इस किस्म की राशि अनुदान के तौर पर, सहयोग के तौर पर लोगों को मिल पाती है? इस बात को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। रायपुर के सांसद सुनील सोनी इस संदर्भ में मुखरता के साथ बोल रहे हैं। तो कुल जमा हम इसी पर बात करेंगे कि वास्तव में किसानों के संदर्भ में कोई संवेदना है या आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जोड़ तोड़ है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सियासत में चुनाव ही महत्वपूर्ण है, नागरिकों के संदर्भ में संवेदना का भी या कोई स्थान है। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करें
उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र है जो ये कहता है कि साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में आ पड़ने पर बड़ी आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार सूत्र आने वाली पीढ़ियों को समर्पित किया गया, पर कितने ही लोग हैं जो इस विचार सूत्र को समझकर आचरण कर पाए। क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के संदर्भ में आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसी विचार सूत्र के अनुसार आचरण करते हुए सफलता के शिखर को स्पर्श करने में सफलता हासिल की? यह बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस घटनाक्रम के संदर्भ में जिस धैर्य और साहस का परिचय देते रहे, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। उन्होंने आज सुबह ही ऐलान किया था राहुल गांधी को लखीमपुर घुसने नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे नहीं थे, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया कि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब लखीमपुर जाने देंगे। क्यों? इसी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा जिम्मेदार और वरिष्ठ चेहरा है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, उस भारतीय जनता पार्टी के जो मुग्ध रहती है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की सफलताओं को लेकर। पिछले कुछ समय से हालात लेकिन सवालों के साथ रूबरू होने के हैं, सफलता के साथ रूबरू होने के नहीं। हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ में, पूर्व सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं। मनोज यादव जी है हमारे साथ, जिम्मेदार विकल्प माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को, उस समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी भी खासतौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र सिंह जी से ही करते हैं और धर्मेंद्र सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ लखीमपुर खीरी में घटित हुआ उसके बाद आपकी सरकार और आपकी पार्टी चाह क्या रही है कि कोई विपक्ष का नेता झांक ना ले, कोई विपक्ष का नेता पहुंच ना जाए, कोई विपक्ष का नेता कुछ हासिल ना कर ले जाए, या आपकी दिलचस्पी इस बात में है धर्मेंद्र जी जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, सजा दिलाई जाए? थोड़ा समझने में मुश्किल है। जितनी पुलिस, जितनी फोर्स, जितनी ताकत आपने विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगा रखी है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में लगाया होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। ऐसा परसेप्शन है, ऐसा वातावरण है। आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, थोड़ा रोशनी डालिए। यह सोच, यह माहौल गलत है और आप वाकई कुछ अलग कर रहे हैं, थोड़ा साझा करें। जी मंसूर जी, जो परिस्थितियां थी, घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने सारे दौरे रद्द करके लखनऊ पहुंच गए और उन्होंने एक एक पल की मॉनिटरिंग की, उसकी समीक्षा की और अपने आला अधिकारियों को वहां पर भेजा। सबसे सुखद बात यह रही कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो भी चिंताजनक घटना हुई, राकेश टिकैत जी आए और उन्होंने किसानों की जो समस्याएं थी उस पर उन्होंने सामने रखी, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग रखी, न्यायिक जांच की मांग रखी और जो भी मांगे रखी उसको सरकार ने तत्काल पूरा किया। और इसके बाद दुखद परिस्थिति ये थी कि पहली प्राथमिकता किसी सरकार की होती है, किसी प्रशासन की होती है। तो कोई असामान्य घटना हो जाए तो हम पहले उसको सामान्य बनाने की कोशिश करें कि कानून व्यवस्था का कोई की गड़बड़ी ना हो। आपने अगले दिन देखा इसको सभी सियासी दलों ने अलग अलग रोटियां सेकने के लिए वो तत्पर हो गए। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के हाथ में उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, वो एक पिछलकू पार्टी बन करके कांग्रेस रह गई है उत्तर प्रदेश में। कभी बसपा के पीछे जाती है, कभी समाजवादी पार्टी के पीछे जाती है, कभी छोटे दलों के। समाजवादी पार्टी की चिंता है कि उसको में भी अपनी सियासी जमीन तलाशनी है। तो मेरा दर्द यह है कि क्या किसानों की लाश पर ये सियासी दल अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं? आपने देखा कि लखनऊ में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने घर पे धरना दिया और बाहर में पुलिस की गाड़ियां जलानी शुरू कर दी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनको जाने, जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उनको जाने से रोकने के लिए कितने उपक्रम करने पड़े और पुलिस को वहां तमाम तरह की दिक्कतें आई। सवाल यह है, ये सियासी दल पेट्रोल लेकर चलते हैं, ये पानी लेकर नहीं चलते हैं।
ये जो विपक्ष के लोग थे इनकी मंशा, हमारी मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, जी। जितने लोग जा सकते हैं जाएं, ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी मंशा क्या है। ये पेट्रोल लेकर निकलना चाहते थे कि लखीमपुर खीरी में, और यदि ये उत्तर प्रदेश हम सबका है, सरकार चाहे जिसकी हो, विपक्ष में चाहे जो हो, ये सरकार सबकी है, ये जनता सबकी है, ये माटी सबकी है, ये खेत सबके हैं, खलिहान सबके हैं। आप क्यों जलाना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसकी परिस्थितियों की मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक बिंदुओं की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे वो पक्ष से नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र जी, आपने काफी सारी बात कह ली है, लगा कि मैं किसी भाषण को सुन रहा हूं, एक मजा हुआ राजनेता जनसभा को संबोधित कर रहा है, लेकिन उन सवालों पर कोई बात नहीं करना चाहता है जो इसके साथ में उठे हुए हैं। सबकी सरकार है, न्याय के लिए प्रतिबद्ध सरकार है, ईमानदार सरकार है, दमदार सरकार है। बहुत मुरीद हो गया मैं आपके इस वक्तव्य का, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, यह दमदार सरकार 3 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर पाने में नाकाम क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव इनके पीछे लगा दी गई है? तो अब लोग हैं कहां? सीमित पुलिस है, इन नेताओं के पीछे लगा दो या आरोपियों के पीछे लगा दो। यह संकट हो गया। जब इन लोगों से निपट लेंगे तब आरोपियों की तरफ ध्यान दे लेंगे। क्या यह वजह है? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस देश के लोकतंत्र में कोई घटना घटित होने पर विपक्षियों के जाने का यह कोई नया सिलसिला है? जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं, क्या आपने या हमने भाजपा के प्रतिनिधि मंडल को ऐसे जाते हुए देखा नहीं है, जो आपको इतना अचरज हो गया, इतना अचंबा हो गया? आपको उनके हाथ में पेट्रोल दिखाई देने लगा, और जब आप लोग जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? पानी की केन लेकर जाते हैं? ये भी सवाल है, थोड़ा रोशनी दे। जी देखिए, हमने हमेशा, हम अगर विपक्ष में भी रहे हैं तो हमने एक विपक्ष की ईमानदारी से भूमिका निभाई है। हम अगर परिस्थितियां वहां थी, जो भी परिस्थितियां थी, उसमें पहले दिन से इन लोगों ने सियासी, मैं कहता हूं भूपेश बघेल जी जहां छत्तीसगढ़ से आते हैं, माओवादी समस्या बढ़ी है, आप सब जानते हैं। 141 किसानों ने अभी तक आत्महत्या किया है, ये रिकॉर्ड में है। क्या उन किसानों को उन्होंने कभी मुआवजा देने की बात की? आज उत्तर प्रदेश में पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं मुआवजा लेकर, आज लेकर आ रहे हैं भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि इनके सियासी चश्मे की बात है। आप करिए सेवा का, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेवा को माध्यम बनाया है, और जनता के, किसानों के हित में सम्मान निधि लेकर के गन्ना के मूल्य को चुकाने में, जो भी भारतीय जनता पार्टी किसानों को, और मानते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, भाग्य विधाता हैं। आपने देखा कि केंद्र सरकार हद तक झुकने को तैयार थी। किसान नेताओं को, किसान संगठनों को उन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया, बैठकर बातचीत के रास्ते निकालने की कोशिश की। जहां तक लखीमपुर खीरी की घटना का सवाल है, वो किन परिस्थितियों में हुई? तमाम मीडिया के फुटेज आ रहे हैं कि उन्होंने साजिश किया, उन्होंने साजिश किया। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं कह रहा हूं कि विपक्षी दलों को भरोसा रखना चाहिए कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराए जाने की घोषणा हुई है, और जांच आने तक। धर्मेंद्र जी, आप अभी भी मौन है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर। क्या आप मानते हैं कि जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाएगी, जो हाईकोर्ट जज के रिटायर्ड अधिकारी को सौंपी गई है, तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी? आपका आशय यह है? तब तक मस्त रहे आशीष मिश्रा, कोई खतरा नहीं? आप वरिष्ठ संपादक हैं, आप जानते हैं कि कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। मैं समझता हूं कि अगर कानून की दृष्टि में आशीष जी कहीं से भी गलत होंगे तो उनको बख्शे जाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, हमारी ईमानदार सोच है, हम पारदर्शिता से सरकार चलाते आए हैं। मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, जो भी कानून के दायरे में आएगा, हमारे लिए सब बराबर है। सब बराबर है। अगर दोषी महसूस होंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे साथ में जयप्रकाश जी भी और हरिंदर मलिक जी भी हैं। मैं पहले हरिंदर मलिक जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और हरिंदर जी, आपसे जानना चाहता हूं इस घटनाक्रम के विषय में। धर्मेंद्र जी का कहना है सब कुछ तो ठीक तरीके से किया, ये विपक्ष के नेता हैं जिनकी कोई जमीन वमीन है नहीं, और आपकी पार्टी के तो कुछ भी नहीं है, और आप तो पेट्रोल के कनिस्टर लेके दौड़ पड़े, मौका लग रहा है, आग लगा लें। और इस आग को लगने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ये उपक्रम करने पड़े हैं। आज सब आफत लेकर चले थे,
उस आफत से प्रदेश को बचाना था, इलाके को बचाना था, लोगों को बचाना था, इसलिए ये सब कुछ किया गया। क्या कहते हैं आप? इतना खतरनाक खेल क्यों खेलते हैं आप? ये ऐसा है, कहने के लिए तो स्वतंत्रता है, व्यक्ति आजाद है। जितनी इन सज्जन की रियल एज है जी इतना तो जयप्रकाश जी का और मेरा संसदीय और विधायी अनुभव है। जी और कांग्रेस पार्टी जी 70 साल तक राज किए हैं और ये लोग अभी 7 साल हुए। जी मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता जो किसान के साथ हुआ। जी मैं इन सज्जन को सुन रहा था, विद्वान साथी है। जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, जी संविधान सभा के सदस्य थे। उनका पोता जो चौथी बार एमपी था, जी आपकी पुलिस ने जिस प्रकार उसको बेइज्जत किया, जी अगर वो अम्बेडकर जी का पोता होता बवाल हो जाता। आपने कभी सोचा आप गलत परंपरा डाल रहे हैं? कौन से शख्स की बात करते हैं? जिस तरह आपने प्रियंका जी को बिना किसी सूचना के, दीपेंद्र हुड्डा को बिना किसी सूचना के, बिना बताए आपने आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी है। 24 घंटे के अंदर आपको सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होता आदमी को। आपने किसी को प्रस्तुत नहीं किया, आपने चालान बता दिया। आपने जिस कमरे में, जिस उसमें वो रखे हैं, उसमें सफाई भी नहीं दी। राज हमारा आवेगा, पकड़ेंगे हम भी आपको, अगर मौका मिला पर हम आपको साफ स्वच्छ वातावरण में रखेंगे। और देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हो, जयप्रकाश जी तो हमारे वरिष्ठ हैं। आप मुझे ये बताओ, थार किसके नाम रजिस्टर्ड है? 2 दिन पहले माननीय गृह राज्य मंत्री जी बयान देते हैं कि किसानों ठीक हो जाओ, नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? लड़के का वीडियो है उतर के भागते हुए का, दौड़ते हुए का। थार रोंद रही है। पत्रकार के भाई को, पाल खाब को मैं सुन रहा था अभी एक चैनल पर जी पत्रकार का भाई कह रहा है कि मेरे भाई का न लाठियों से मौत हुई, न गोली से हुई, उसकी कमर पर रगड़ रिपोर्ट नहीं दे रहे। एक मिश्रा जी जो आपके कार्यकर्ता है, उनका नौजवान बेटा से भाई का न लाठियों से मौत हुई, न गोली से हुई, उसकी कमर पर रगड़ के निशान है, हाथ पर तारकोल लगा हुआ है। यानी कि वो थार के या किसी और गाड़ी के नीचे आया होगा। इन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका एडिशनल एसपी, आपका एसडीएम कह रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आप पत्रकार के परिजनों को रिपोर्ट नहीं दे रहे। एक मिश्रा जी जो आपके कार्यकर्ता है, उनका नौजवान बेटा चला गया, उनके आंसू पोंछने आप नहीं गए। हमें दुख है 8 के 8 लोगों के मारे जाने का, परंतु स्थिति साफ है। सीआरपीसी की, आईपीसी की वो धारा बता दो आप मुझे, विद्वान साथी, कि जिसमें ये लिखा हो कि ये जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। अरेस्ट इसलिए लिया इन्होंने किसी कोर्ट से। प्रथम दृष्टया सारे साथ साफ है। दूसरी रही बात, द्विवेदी जी, मैं आपसे चैनल से एक अनुरोध करना चाहता हूँ जी नई परंपरा हम ना डालें। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राज आज किसी पार्टी का, कल किसी पार्टी का होगा, कल किसी पार्टी का था, पर जो एक शिष्टाचार है, जो प्रोटोकॉल है, उसे निभाना चाहिए। क्या आपका हृदय उत्तेजित नहीं होता इस बात पे? सिद्धार्थनाथ सिंह की भाषा आपने सुनी है? क्या भाषा थी राहुल जी के, प्रियंका जी के बारे में? जी भाई मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नई परंपरा ना डालो। नई परंपरा डालना गलत होगा। और जहां तक बात है किसान आंदोलन की, किसानों के बारे में, आपका जिला पंचायत का अध्यक्ष वहां से गुजरा जी और उसने ये कहा कि किसान आंदोलित, वो आंदोलन पे थे, झंडे दिखा रहे थे, कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, वो चला गया। आप किस उद्देश्य से लेके गए था? आपकी इंटेलिजेंस आपको, जब आपके उप मुख्यमंत्री जी गए थे, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके माननीय गृह राज्य मंत्री गए थे, आपको पूरा इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया होगा। हमारे यहाँ तो 3 एजेंसी काम करती है इस स्टेट के अंदर। एसबीआई करती है, आपकी एलआईयू करती है और आईबी भी करती है। और उसने रिपोर्ट किया होगा कि यहाँ तनाव है। अरे भाई, राज आपका है, केंद्र में तो प्रदेश में भी तनाव था, तो कौन सी चुनाव की रैली कर रहे थे आप? एक दिन ना करते, या आप बैठ करके बात कर लेते। आप बता रहे हैं अब राकेश टिकैत को आप टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने सब वो कर दिया, ये कर दिया। किसानों की मांग थी। आप ये बताओ, आपने मुआवजा दे दिया, कोई एक आदमी लाओ
जो ये कहते मेरे घर के आदमी को ले जाओ 90 लाख रुपए दे जाओ, 45 नहीं 90 लाख की बात कर रहा हूँ जी। घर का प्राणी नहीं, हम तो किसान है, अगर घर का पशु भी को भी कोई हता वो हो जाता है तो उसमें भी दुखी होते हैं। उसमें भी दुखी होते हैं। अरविंद मलिक साहब कुल मिला के सरकार के रवैये को लेकर बेहद नाराज हैं। मैं जयप्रकाश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं। और मनोज जी आपसे समझना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मा गए इस मुद्दे के संदर्भ में समाजवादी पार्टी सुर्खियों से गायब हो गई। क्या आपको लगा कि यह विषय इतना ज्यादा प्राथमिकता का नहीं है? घटना आज दोपहर में हो रही है, आपके माननीय नेता अखिलेश यादव अगले दिन सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, जब सुबह हो जाएगी तो निकलेंगे, और सुबह होते होते घर में ही नजरबंद हो गए। थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मसले पर समाजवादी पार्टी उस तेवर के साथ, उस संवेदनशीलता के साथ दिखाई नहीं दी, और जिस कांग्रेस पार्टी की जमीन दिखाई नहीं देती है वो पूरे देश को आंदोलित कर ले रही है इस मुद्दे के संदर्भ में कि इन पीड़ित परिवारों के साथ में, इन किसानों के साथ में, इस उत्पीड़न के संदर्भ में अगर संवेदनशीलता है तो वो कांग्रेस के पास में है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर जिस मुखरता के साथ आगे बढ़ गए, क्या कहते हैं आप मनोज जी? देखिए हिमांशु जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा किसी शायर की 2 लाइन जी कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से वो बहुत सारगर्भित लाइनें होंगी। दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। क्या बात। तो आज जो हम जिस परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं जी, उन परिस्थितियों में ये लाइनें बिल्कुल सटीक हैं, इसमें 2 राय नहीं जी। धर्मेंद्र जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, आपके भी सवाल आए कि हम पीछे रह गए, कांग्रेस 1 हो गई, हम पता नहीं 2 पे हैं या 3 पे हैं, या 1 2 3 से अलग 4th या 5th पे हैं, ये तो मीडिया ही जज करेगी। लेकिन हम इस दौड़ में नहीं शामिल है कि हम फर्स्ट आ गए, क्योंकि जब ये बात आएगी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी जब गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, तो हिमांशु जी हम अव्वल से भी अव्वल पहुंच गए। अव्वल से मतलब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं उनसे भी पहले हम उसके घर पहुंच गए। हम गोरखपुर भी उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। लेकिन विषय ये नहीं है कौन पहले पहुंचा, कौन बाद को पहुंचा। हो सकता है किसी ने अपना खेत जोत रखा है, उसको 2-4 बिया डाल के फसल काटने की इच्छा है, वो ज्यादा जल्दी सुबह उठ के खेत चला गया। समाजवादी पार्टी निश्चिंत है, और निश्चिंत इसलिए है, इस तरह की जितने भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो झांसी की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, या गोरखपुर में जब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे थे, बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें लगभग 100 से ऊपर बच्चे खत्म हो गए थे। उस घटना में भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक नहीं पहुंचे, और न उन परिवार वालों को मदद की। गृह जनपद उनका है। ये इस तरह की बातें कहना, कांग्रेस ने अगर माइलेज ले लिया तो उसको बधाई, मैं तो उसको बधाई दूंगा, क्योंकि वो गर्त में जा रही थी। अगर वो आ गई ऊपर तो बेहतर चीज है, बीजेपी को समझना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी हाइप दे रही है, उनको भी बधाई। कम से कम आपके पास इतना मजबूत विपक्ष था कि आप डर गए, इसलिए आपने कांग्रेस को हाइप देना शुरू कर दिया। ये थी राजनीतिक बातें, जो मैं अब इसको समाप्त करूंगा मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि देश के जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के बेटे हैं, उनके खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जो अब तक प्रूफ नहीं हो पाए। क्या किसी का इकबालिया बयान नहीं आया पुलिस के सामने कि वहां पे वो थे कि नहीं थे? क्या कोई वीडियो फुटेज नहीं आई है कि वो फुटेज उनकी है कि नहीं है? या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब तक FIR करके सिर्फ ये कहा है कि ये डाउटफुल हैं, ये थे कि नहीं थे? क्यों गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, ये बता दिया जाए। बीजेपी की कर्मठ, ईमानदार और पता नहीं कौन कौन सी वाली रामराज्य वाली सरकार से, जिसके मुखिया भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था गोलियां चलेंगी पुलिस की और अपराधी तत्काल स्वर्ग सिधार जाएगा, क्योंकि 2 ही जगह हैं, या तो जेल या तो स्वर्ग, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। लेकिन ना तो जेल अब तक उसको हुई है, ना स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, क्योंकि इससे पूर्व में जब भी कोई घटना घटित हुई है तो योगी जी ने जांच नहीं कराई है। उन्होंने तत्काल रिजल्ट दिया है अपराधियों को खत्म करने का। यहाँ जांच विषय बना हुआ। काश इसी तरह उस नाबालिग बच्चे को, जिसपे हत्या का आरोप था बिगरू कांड में, वो 18 साल से अंदर का था, उसको पकड़ के पुलिस ने ठोक दिया था।
ब्राह्मण था। ये भी बता दे रहा हूं, शायद हो सकता है बीजेपी के लोगों ने भुलवा दिया हो। 18 साल के अंदर का था, 16 साल भी एज नहीं थी। उसकी जांच कर लेते कि उसने गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी। उसका भी इनकाउंटर कर दिया था। कितने अपराधियों को आपने मार दिया। तो ना तो टेनी है आपका अपराधी जो ना हो, और जो टोनी है वो भी अपराधी है। दोनों कुख्यात अपराधी है। उनका इतिहास भी इस बात को कहता है। कितनी बेशर्मी है, किस बात की बेशर्मी दिखा रहे हो टीवी पे। विपक्ष को रोक रहे हो, इसलिए मैं हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। विपक्ष को आप रोक रहे हो कि वहां पे आप जो मर्जी वो कर लो। आप दोनों को, मेरा सीधा सा यही सवाल है, आप दोनों को जेल भेज देते। ना प्रियंका हाईलाइट, ना अखिलेश यादव जी हाईलाइट, ना बीएसपी हाईलाइट, कोई हाईलाइट नहीं। क्योंकि उनके खिलाफ ने आपने प्राथमिकता दर्ज कर ली है और सबूत मतलब से ज्यादा आपके पास भी। क्यों नहीं आपने उठा के उनको जेल भेज दिया, क्यों नहीं उनको बर्खास्त कर दिया। फिर विपक्ष से कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। भैया ये बता दो मुझको कि हम काम क्या करें। हम काम क्या करें, ये मनोज यादव जी का सवाल है। बड़ा ही मौजूद सवाल है। कुल मिलाकर एक प्रश्न उठा हुआ है पूरी व्यवस्था पर, और उसमें विपक्ष के किसी भी प्रकार की कोशिश को कह दिया जाता है कि इसमें सियासत हो रही है। तो सियासत का और काम क्या होता है, ये सवाल है। पर जयप्रकाश जी, मैं आपसे बात करूं उससे पहले कुछ बयानों को साझा करना चाहता हूं। उसकी रोशनी में पूरे देश के संदर्भ में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। एक बार सुनिए आपके नेता राहुल गांधी, संबित पात्रा और राकेश टिकैत कह क्या रहे हैं। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। मित्रों, लखीमपुर खेरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है, और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम करें और पहले गिरफ्तारी इस्तीफा देके और जब कोई स्पीच दे। ने लोगों कुछ ना, वो आदमी नहीं हो सकते ना वो नेता हो सकते, वो तो खूंखार लोग थे। पहला है मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, लड़के की इनकी मुआवजा, उसमें घायल भी है, घायल को 10 लाख रुपए। और जो वर्तमान में जो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसकी देश में हुकूमत है, जिसकी देश में सरकार है, आधे राज्यों में देश के जिसकी सरकार है, उसके जिम्मेदार प्रवक्ता, पहचाना हुआ चेहरा संबित पात्रा का ये आरोप है कि आप कुल मिलाकर आग लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। आपके नेता राहुल गांधी किसी भी तरीके से मामले को खराब करने के लिए ही तत्पर रहते हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है। सर झुकाकर स्वीकार करते हैं इस आरोप को या खारिज करते हैं? संबित पात्रा का बयान अभी मैं सुन रहा था जी। इस बेचारे को राजनीति की ABCD का ज्ञान नहीं है।
जी अगर इसको ज्ञान होता तो जो इन्होंने बात कही, जब 4 किसानों को बुरी तरीके से जी देश के स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे ने जी अपनी थार गाड़ी से कुचलने का काम किया, क्या मैं पात्रा जी से पूछना चाहता हूं, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, तत्काल इन्होंने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, क्योंकि 120B इनके पिताजी के ऊपर बनती है, उनको जब तक ये जांच ना हो तब तक उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए, उनसे इस्तीफा दिलवाना चाहिए और इस लड़के को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं पात्रा जी को, या तो इनको ज्ञान नहीं है राजनीति का। नंदीग्राम में इस तरह का मामला हुआ था, माननीय आडवाणी जी अपोजिशन लीडर थे, मैं लोकसभा का सदस्य था, नंदीग्राम में जाकर के बड़ा शोर मचाया था। हरियाणा में एक बार ओम प्रकाश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, केवल लाठीचार्ज के ऊपर माननीय आडवाणी जी और विजय कुमार मल्होत्रा वहां पर जाकर के धरना दे करके बैठ गए थे, क्योंकि विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। तो उस वक्त भी मैंने लोकसभा में कहा था, आज मैं पात्रा जी को समझाना चाहता हूं कि पात्रा जी बहुत दिन हो लिए बकाते बकाते, अब ये देश की जनता बहकाई में नहीं आएगी जी। तो आप लोगों ने इस देश की जनता के सामने नतमस्तक होकर के अपने गृह मंत्री को, जेल के स्टेट होम मिनिस्टर को जब तक गिरफ्तारी, इस्तीफा नहीं गिरफ्तारी, क्योंकि उनका जो बयान है, आज भी मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि वो खालिस्तानी फोर्स के जैसे सदस्य थे, मिलिटेंट हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, यदि मिलिटेंट या खालिस्तान फोर्स के लोग उनके बीच में आए तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अगर हमारी इंटेलिजेंस फेल है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार छोड़ देनी चाहिए। तो यह ड्रामा राहुल जी की एक जिम्मेवारी थी। देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल जी, प्रियंका जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक छोटा बच्चा सांसद जो 42 साल की उम्र में चौथी बार लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, जिनके बाप दादा जेल में रहे, उनको जेल रख दिया, कोई नई बात नहीं है। इनके परदादा चौधरी मातूराम 1921 में लड़ाई लड़ने लगे थे अंग्रेज के खिलाफ, आज उस लड़ाई को गलत बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जंग आजादी की लड़ाई के लिए तो कभी धर्मेंद्र जी आंदोलन में हिस्सा लिया नहीं। आप लोगों का पार्टी में कोई एक ऐसा है जिसको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाए, जिसको किसान का हमदर्द किया जाए? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। 9 महीने से इस देश के लाखों अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं के ऊपर, दिल्ली और भारतवर्ष के टोल प्लाजाओं पर भूखे प्यासे सर्दी गर्मी में बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर के छोटा सा कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि गलत बात है उनकी किसानों की बात सुनी जाए। अरे किसानों को मारना शुरू कर दिया और प्रतिपक्ष के लोग ना जाएं। और मैं मनोज यादव भाई से भी कहना चाहूंगा, मनोज जी, राजनीति में वो आगे बढ़ेगा जो, जब कहते हैं ना, होश में जोश और जोश में होश। अगर आप में जोश से अगर होश खो दिया, खराब हो जाओगे। अगर आप होश में नहीं और जोश में आकर के सो जाओगे, जब आप कह रहे थे हमने तो खेती तैयार करके रख दी, जमीन बहा दी है, अगर जमीन में बीज पछेता डालोगे तो बीज पैदा नहीं होगा। रात को आपकी पार्टी ने जाना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी जी ने और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना किसी बात की परवाह करे, सुरक्षा की परवाह करे, रात को ही दिल्ली से चल करके लखनऊ उतर करके और वो सीधे किसान के दुख दर्द में जाने के लिए, किसान के जख्म पर मलहम लगाने के लिए गए, तो आप उनको कहते हो खोए हुई जमीन तलाशने के लिए गए हैं। आज यदि जमीन किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर नेता किसी के पास है जिन्होंने देश की जंग आजादी की लड़ाई में अपने पूर्वजों को प्राण न्यौछावर करवाने का काम किया, जिनके परिजनों ने इस देश को संविधान को बनाने में काम किया, इस देश की आजादी के लिए कई बार दीपेंद्र सिंह के दादाजी जेल गए, और प्रियंका जी और राहुल जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, आप लोग मजाक उड़ाते थे। इस परिवार ने एकता और अखंडता के लिए, जिस देश की एकता को तोड़ने में, जिस देश को खंड बनाने में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो अपने दो नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को निछावर करने का काम किया कि देश एक हो से हमारे से। पर जयप्रकाश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इतना भावुक होकर उद्बोधन दे रहे हैं, विरासत का हवाला दे रहे हैं, पर लखीमपुर खीरी कांड के अंतर्गत जो हुआ, दुखद हुआ, सभी मान रहे हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह जी है, वो भी मान रहे हैं। लेकिन उस घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही संभाल लिया। पीड़ित परिवारों के साथ में समझौता हो गया, मुआवजे का ऐलान हो गया,
किसानों के इस समय सबसे बड़े नेता बने हुए राकेश टिकैत वो प्रशासन के साथ बैठकर स्वयं साझा पत्रकार वार्ता कर लिए, बताया कि सब कुछ निपट गया है। तो उसके बाद इतने बेचैन आप क्यों हैं? क्या ये सफलता, ये शांति या एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ आप लोगों को? अरे कैसे, इतनी जल्दी कैसे? इसलिए सब दौड़ पड़े। ये जब चले हैं, जब प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी हुई रात को 2 बजे, उसके बाद ये सरकार जगी है। उससे पहले सरकार सो रही थी। मुझे रात को ही आता है स्टेट होम मिनिस्टर का बयान, आप उसी रात को देखिए। उसने कहा कि उपद्रवी लोग थे, ये खालिस्तान फोर्स के लोग थे। उसके बाद उनका बेटे ने कहा कि मैं वहां था ही नहीं। और जब उनके एक हवलदार ने ये बयान दे दिया कि ये मिश्रा जी का बेटा, होम मिनिस्टर साहब का बेटा वहां था, तब जाकर के पुलिस के कान में जोरेंगी है और तब जाकर के प्रशासन जगह है। ये योगी जी तो लखनऊ में नहीं पहुंचे थे। तो जयप्रकाश जी का कहना है कि कुल कार्रवाई ही तब हुई जब प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली से निकल लखनऊ उतर गए और लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ गए, तब उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा या इस विषय में चिंता करनी पड़ी। ये जयप्रकाश जी का दावा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर जो बारीक निगाह रखते हैं वो योगेश मिश्रा जी काफी देर से हमारे साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं योगेश जी आपसे कि इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत क्या देख पा रहे हैं आप? क्या आप महसूस कर रहे हैं एक सरकार अब किसी और के लिए कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है? विपक्ष का हर कदम उसे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए खतरा लगता है। अखिलेश यादव अगर लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अखिलेश यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी 4-4, 5 बार के सांसद, जिम्मेदार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, वो अगर पहुंचेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो स्वयं एक प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो अगर पहुंच जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। क्या ये वाकई लोकतंत्र के संदर्भ में आप ठीक महसूस करते हैं कि वाकई ये ठीक था? एक दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन पर वैसी दिखती नहीं है जैसी इस घटनाक्रम में पूरे देश में दिख रही है। ये एक बदलाव दिख रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूरे देश में अपनी तरफ लोगों को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिए हैं। इस बदलाव को भी योगेश मिश्रा महसूस कर पा रहे हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या वर्तमान का घटनाक्रम बता रहा है कि चुनावों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है पर कुल मिला के अब सब कुछ चुनावी हो चुका है? 3 सवाल योगेश जी आपसे। हिमांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और हम आपकी बात को तीसरे सवाल से शुरू करते हैं अपनी बात जी। पहला है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ सियासी है जी। अगर सियासी नहीं होता तो एक पत्रकार भी मरा है, उसके घर भी हमारे नेता गए होते जी, उसे भी पैसा देते, उसके बारे में पूछते। हमारे रिपोर्टर हैं शरद अवस्थी, उन्हें भी चोट आई है जी। उनका अभी तक मेडिकल नहीं हो रहा है। तो सब कुछ सियासी है। इलेक्शन टाइम करीब है, हर आदमी चाहता है कि जनता को ऐसी बातें बताएं जिससे वो लाइमलाइट में हो जी। अब हम बीच वाले सवाल पर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह इस पूरे मामले को हैंडल किया जी, और उसका हैंडल करने का इनिशियल स्टेज पे जो काम था वो ठीक नहीं था, इसलिए सरकार बहुत परेशानी में आई और उसने विपक्ष को जाने से रोका जी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मैनेजमेंट कर लिया, उनके घर पैसे पहुंच गए, दोबारा पोस्टमार्टम हो गया, जब उन्होंने डेड बॉडी का क्रिमिनेशन कर दिया, जब सारी चीजें हो गई, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि सामान्य स्थिति किया, तो सचमुच उन्होंने सामान्य स्थिति को किया और उन अफसरों को लगाया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात थे, जिनका टिकैत से कभी न कभी कोई न कोई रिश्ता या साबका रहा था। तो जब उन्होंने सामान्य किया तब उन्होंने जाने देने की अनुमति दी। ऐसा नहीं था कि इनके जाने से पहाड़ टूट जाता जी। ये जरूर था कि इनके जाने देने से ये जो आंदोलन 4 दिन में खत्म हो गया, ये 44 दिन चल सकता था जी। लेकिन सरकार भी अपना मैनेजमेंट कर रही थी और उसने मैनेजमेंट के बाद सबको परमिशन दी। देखिए, मैं ये समझता हूं हिमांशु भाई कि पूरे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चरित्र नहीं है जी। सिर्फ 2 चरित्र है सत्ता पक्ष का और चरित्र है विपक्ष का जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता पक्ष में होती है तो वही काम करती है जो विपक्ष में रहते हुए उन कामों को रोकती थी जी। यही भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देते हुए तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन करती थी। अब वो सत्ता पक्ष है जी। तो आपको ये समझना नहीं चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र है, सपा का कोई चरित्र है, कांग्रेस का कोई चरित्र है और कोई चरित्र बसपा का है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भाजपा का, किसी का कोई चरित्र नहीं। चरित्र सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष का है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े फैसले देखे हैं जी, जिन फैसलों पर सरकार ने विपक्ष में रहते हुए उसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रदेश देश बंद कराया, धरना प्रदर्शन किया, और उस पार्टी की सरकार आते ही उस पार्टी ने उसी फैसले को पर अपनी मोहर लगा दी जी। तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र है, जो इनका व्यवहार है, उसी के नाते इन्होंने जाने नहीं दिया। और सचमुच जो घटना हुई है जी, वो बेहद परेशान करने वाली है और उसके 2-3 बहुत क्लू मिलते हैं। गृह राज्य मंत्री ये बयान देते हैं मैं सबको ठीक कर दूंगा जी। उस उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण अफसर ट्वीट करते हैं कि हमारे पास इस बात की इनपुट थी कि वहां बवाल होगा, उसके बाद भी केशव मौर्य जी वहां गए जी। उनको नहीं जाना चाहिए था। बहुत जिम्मेदार सरकार के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, आपको ट्विटर पे मिल जाएगा जी। फिर वहां सुबह से किसान बैठे हुए थे और किसान ये कह रहे थे कि हमें काला झंडा दिखाना है जी। इतनी सी बात थी उनकी। या तो गृह राज्य मंत्री स्वयं जाते या प्रशासन जाता और किसानों से कहता कि भाई आपका झंडा दिखाने का कार्यक्रम है, आप झंडा मुझे दे दीजिए, 5 लोग तैयार होइए, मैं अभी केशव मौर्य जी से आपकी मुलाकात करा दूंगा, या गृह राज्य मंत्री आए हैं इनसे चलिए मुलाकात कर लीजिए, अपनी बात कह दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिद करके उसी स्थान पर हेलीकॉप्टर उतारा गया जी। उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाही है, मैंने नौकरशाही का पहली बार एक सकारात्मक स्वरूप इस सरकार के साथ देखा है। नहीं तो इस सरकार के साथ जब भी नौकरशाही सकारात्मक रही है, सरकार का उसने बड़ा नुकसान किया है। जहां तक रही गिरफ्तार होने की बात, तो मैं 2-3 छोटी चीजें जोड़ता हूं। गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं हो रहा है जी। तो हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात की उम्मीद कैसे करते हैं कि गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो जाएगा। सरकार काम कर रही है, सरकार हमेशा काम करती है। सत्ता पक्ष की जब भी जो रहता है वो ऐसे ही बयान देता है, ऐसे बयानों को आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो कुछ कर रही थी वो इस आंदोलन को कितने कम समय में खत्म किया जाए इसकी कोशिश में लगी हुई थी। विपक्ष इस कोशिश में था कि इसे कितना लंबा ले जाया जाए, और ये दोनों कैरेक्टर सत्ता पक्ष विपक्ष का होता है। आज चांस की बात है कि कांग्रेस और सपा लड़ रही है जी। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि विपक्ष जो है वो का कैरेक्टर दूसरा हो, उसका डिसीजन दूसरा हो, और पक्ष का कैरेक्टर दूसरा हो, पक्ष का डिसीजन दूसरा हो। तो मुझे लगता है कि इस पूरे में सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं और ये गलती मिल के बड़ी गलती हो गई है। और ये जो बड़ी गलती है ये बताती है कि हमारे सत्ता पक्ष का चरित्र जो है वो कभी किसानों के पक्ष में नहीं रहेगा। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं जी। कृषि मंत्री, पिछले सरकार के कृषि मंत्री, मतलब कांग्रेस के कृषि मंत्री ने किसानों की आत्महत्या के मामले पर जो बयान दिया जी, बिल्कुल वही बयान भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने पिछली लोकसभा में दिया था जी। और साफ कहा था कि किसानों के आत्महत्या का कारण उनकी व्यक्तिगत जीवन में कमियां हैं, और उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए थे जी। और मुझे लगता है दोनों सवाल एक ही आदमी ने बनाए। एक ही आदमी का, लेकिन योगेश जी आप मेरे एक विषय को टच नहीं किए, स्पर्श नहीं किए। कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे पर लीड लेती हुई दिख रही है। राहुल प्रियंका लड़ते हुए जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी उड़ान भरते उससे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह बोलते हैं नहीं घुसने देंगे, नहीं आने देंगे। एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उन्हें अपने वाहन से जाने की इजाजत नहीं देते, रोकते हैं। पर एक एक करके हर मुद्दे पर पीछे हटती हुई सरकार दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा जब तक पीड़ित परिवारों से मिल नहीं लूंगी जाऊंगी नहीं, पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं। थोड़ा इस पर कोई दृष्टि देना चाहेंगे आप? फिर मैं जाना चाहूंगा धर्मेंद्र सिंह जी के पास। जी 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 हिमांशु जी, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में एक्टिव थी जी। उसे कोई इशू नहीं मिल रहा था, किसान का, नौजवान का, महिला का। और वो अगर कोई कमिटमेंट भी करती, मान लीजिए कि वो शिक्षा मित्रों को नौकरी देने की बात कह दे, नौकरी देने की बात कह दे, तो ये लोगों को साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में नहीं आ रही है। पुनर्जीवित तो हो रही है पर सत्ता में नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो किसी इतने बड़े इशू को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती। प्रियंका गांधी ने बहुत चतुराई से, चालाकी से उसे अपने हाथ में लिया है। और इससे एक और फायदा है जी।
जो आज की तारीख में बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है जी, जिसमें किसानों ने पॉलिटिकल पार्टियों को दूर रखा है, उसमें भी एंट्री का एक रास्ता खुलता है। और किसान एक ऐसा है जो हर कास्ट पॉलिटिक्स को, क्लास पॉलिटिक्स को, कम्युनल पॉलिटिक्स को, सबको ब्रेक कर देता है जी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए समझदारी का फैसला होता, और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने फैसले बदलने पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने स्टैंड पर स्टैंड कर गए, अपने स्टैंड पे स्टैंड कर गए। योगेश मिश्रा जी इत्तेफाक रखते हैं। मेरे साथ में धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ा कटाक्ष किया योगेश मिश्रा जी ने। किस आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं ये तमाम नेता? गोरखपुर के संदर्भ में प्रामाणिक तौर पर जांच में आ रखा है कि उस दरोगा ने एक निरीह व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया, उससे गिरफ्तार करने में हाथ कांप गए आपकी सरकार के। और अब आशीष मिश्रा के संदर्भ में उम्मीद करें, जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ये योगेश जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं जयप्रकाश जी से, हरेंद्र मलिक जी से, मनोज यादव जी से, उम्मीद कर रहे हो इस परिस्थिति में? थोड़ा जवाब दें धर्मेंद्र जी। योगेश जी को कितना अचंबा हो रहा है विपक्ष की इस उम्मीद पर? बख्शा नहीं जाएगा। और मैं जयप्रकाश जी अभी बोल रहे थे, वो बहुत अनुभवी नेता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों की हितैषी प्रियंका और उनके पति देव वाड्रा जी होते, तो जो अभी हुड्डा जी की बात इन्होंने की, हरियाणा में जमीन घोटाला आप सबको पता है, वो किसानों के सोनभद्र में 900 एकड़ कांग्रेस के नेता ने जमीन पचा रखी है। तो सवाल यह है कि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग आज किस तरह से धर्मेंद्र जी, बीच में रोकना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? माननीय योगी आदित्यनाथ की। हरियाणा में पिछले 7 साल से सरकार किसकी? सम्माननीय मनोहर खट्टर सरकार की। और आप कह रहे हैं इन्होंने घोटाला किया। जयप्रकाश जी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में आप बता रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं सोनभद्र में 900 एकड़ जमीन कांग्रेस के नेता ने दबा रखी है। क्या कर रही है आपकी मजबूत सरकार? कैसे ये लोग बाहर घूम रहे हैं? अचंबा हो रहा है। थोड़ा धर्मेंद्र जी समझाए ना आप। ऐसी दमदार और मजबूत सरकार के रहते हुए ये लोग बाहर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। साहब, जयप्रकाश जी अगर किसानों की बात करते तो मैं स्वीकार करता। प्रियंका जी जो जिंदगी भर सोने के चम्मच के साथ पैदा हुई, राहुल जी जो सोने का चम्मच लेकर आए, वो किसानों का दर्द क्या जानेंगे? जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, जिन्होंने कभी बस्ती नहीं देखी, वो क्या जानेंगे? अगर ये कांग्रेस अच्छा होता कि जयप्रकाश जी जैसे लोग नेतृत्व करते, आज किसान उनके साथ खड़ा होता। लेकिन दुख दर्द यही है कि इतनी बड़ी पार्टी जिन्होंने हमेशा किसानों की अनदेखी की है, वो बात करते हैं किसानों की। जिन्होंने जमीन हड़पी है, जिन्होंने किसानों का दर्द जो है नहीं समझा है, वो किसानों की बात करते हैं। प्रियंका जी झाड़ू लगाती हैं। आपने देखा कि किस तरह से मजाक उड़ा रही हैं। आप बंगले में रहने वाली, हिमाचल के वादियों में रहने, जो गर्मियां आती हैं तो आप हिमाचल के वादियों। धर्मेंद्र जी बहुत विनम्रता के साथ आपको रोकता हूं। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, ये कह रहे हैं आप। कौन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो हैं जिनके पिता राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए आतंकी हमले में। उनका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कौन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो हैं जिनकी दादी इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हुई, प्रधानमंत्री रहते हुए अपने फैसलों के लिए सम्मान पाती हैं। कौन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? उनके दादाजी थे फिरोज गांधी, ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं फिरोज गांधी इतिहास के पन्नों में। कौन थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 10 साल इस देश की आजादी के लिए जेल में बिताए, देश के पहले प्रधानमंत्री, 17 साल इस देश को नेतृत्व दिया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें आपके पुरखे और मेरे पुरखों ने इस देश का भाग्य बनाने के लिए चुना था। ये है उनकी पहचान। इतनी आसानी से खारिज कर दिया केवल ये कह के कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, उनके पीढ़ियों की सेवाओं को हम इतनी आसानी से खारिज कर दिए। किया है, मैं खारिज करने की बात नहीं करता हूं। कितने दिन विरासत की ये परिवारवाद, वंशवाद की धारा चलेगी? मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि आज अगर एक गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री होता है तो इनको दर्द क्यों होता है? आप गांव में जाइए,
सेवा करिए, आप लोगों की का दिल अरे दीजिए। धर्मेंद्र जी, ये तो बताइए कि भाई एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, गर्व की बात है। एक गरीब का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, गर्व की बात है। पर सवाल उठा रहे हैं आपके अपने साथी योगेश मिश्रा जी, सम्मानित पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, कि भाई ये तो बता दो कि एक गरीब व्यापारी की हत्या करने का आरोपी दरोगा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? बता तो दो कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसको अभियुक्त बनाया गया है किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? इसके संदर्भ में धर्मेंद्र जी कुछ कहेंगे? इसके संदर्भ में कोई जवाब है? इसके संदर्भ में कोई दलील है? इसके संदर्भ में कोई पैरवी करने के लिए आपके पास तर्क है? रोशनी दीजिए ना। मंदिर बन रहा है, दर्द यहाँ है, दर्द वो तुष्टीकरण की राजनीति जो करते आए हैं, उस वोट बैंक को खुश करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कामों का विरोध करते हैं। वो किसानों को भड़काते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आज 5 वर्ष के अंदर काम हुआ है, वो ऐसा काम धर्मेंद्र जी के पास में इस प्रकरण के संदर्भ में तर्क नहीं है। धर्मेंद्र जी को दलील यह है कि देखिए 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में जो काम हुआ है, उस काम को याद रखिए। बाकी इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण से आपको पुराने काम भूलने की जरूरत नहीं है। हरेंद्र मलिक जी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हरेंद्र मलिक जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। हालांकि जयप्रकाश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले हरेंद्र मलिक जी। मुझे ताज्जुब है धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, आप बड़ा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, मैं इससे भी अगला सवाल पूछता हूँ जी। उन्नाव कांड में जब तक माननीय न्यायालय ने नहीं कहा, आपने उसे निर्दोष बताते रहे। हाथरस कांड में आपके इसी एडिशनल डीजी ने ये कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं, जब तक सीबीआई ने नहीं कह दिया कि रेप हुआ। बलिया कांड में आप कुछ नहीं कर पाए, और जैसा भी हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु ने कहा कि वहां गोरखपुर के कांड में कुछ नहीं कर पाए। आप भ्रष्टाचार की और जमीन के आंदोलन की बात करें, आप उस भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हो जिसने इस देश को भू अधिग्रहण कानून दिया और हरियाणा ऐसा राज्य बना। भूमि का घोटाला ये हुआ जो आपको पच नहीं रहा कि उसमें जमीन 4 गुना रेट पर जाएगी और 33 साल तक रॉयल्टी मिलेगी किसान को। उन किसान नेताओं को आप झकझोरते हो, चलाते हो। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की चर्चा आपने की। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। हम 2 लोग बैठे हैं, मनोज यादव जी बैठे तीसरे। हमने किसी ने भी आपके किसी नेता के बारे में चर्चा की? हमने कहा कि कौन आपका नेता अपनी माता जी के गहने दे करके चला गया था? हमने चर्चा की कि किसके बेटे ने 50,000 की कंपनी स्थापित करके 50,000 करोड़ बना दिए? हमने कहा कि आपने अदानी और अंबानी को देश बेच दिया। हमने कहा आज देश का उद्योगपति परेशान है। हमने कोई जिक्र किया किसी नेता का? हम इशू को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। देखे, आपने पूरा काम किया, 4 घंटे के अंदर आप कह रहे कि हमने मामला सुलझा लिया। क्या वो लोग जिंदा हो गए जो मर गए? अरे किसान को अपने बच्चे खो दिए किसान ने। आपके पास पूरे सबूत है। मैंने पहले भी कहा था, आप अगर सीआरपीसी आईपीसी का कोई सेक्शन ऐसा बता दें तो हमारा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो हमारा ज्ञानवर्धन हो जाता है। ये हरेंद्र मलिक जी का कहना है, उन्हें आपत्ति है धर्मेंद्र सिंह जी का बयानों को लेकर। मैं जयप्रकाश जी, मैं आपसे एक और पहलू पे बात करना चाहता हूं, फिर मैं मनोज जी से भी आखिरी दौर की बातचीत करूंगा। क्या आप उत्तर प्रदेश में जो कुछ कर रहे हैं समझ में आ रहा है, पर ये हो क्या रहा है आपके यहाँ? घटना लखीमपुर में हुई, मुआवजे के संदर्भ में सहमति बन गई, पीड़ित परिवारों के साथ समझौता हो गया। आप आंसू पहुंचने के लिए जाना चाहते थे, वहां आंसू पहुंचने के लिए आप पहुंच रहे हैं। लेकिन पता चला अभी अभी खबर आई कि महाराष्ट्र में 11 तारीख को लखीमपुर प्रकरण के चलते महाअघाड़ी गठबंधन ने बंद का आह्वान किया है। थोड़ा समझाएंगे आप? घटना उत्तर प्रदेश की, बंद का आह्वान महाराष्ट्र में। तो फिर जाके अगर धर्मेंद्र जी ये चिंता जता रहे हैं या संबित पात्रा बोल रहे हैं आपको संवेदनाओं से मतलब नहीं, आपको लोगों को राहत देने से मतलब नहीं, आपको तो रोटी सेकनी है, इसलिए उत्तर प्रदेश की घटना है, सुलह का है, आप महाराष्ट्र में बंद करा रहे हैं। जयप्रकाश जी थोड़ा साझा करें। पहले तो मैं धर्मेंद्र जी से एक बात ही बताना चाहता हूं जी कि इनको शायद ज्ञान नहीं है जी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे मलिक साहब ने कहा, जी लैंड इक्विजिशन एक्ट पहले बार पूरे देश में अगर सबसे बढ़िया बनाया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और उन्होंने जो चीजें लागू की, आज उसी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने
हमारी 2 लाइफलाइन की परियोजनाएं थी। दादूपुर नलवी नहर को इसलिए रद्द करवा दिया गया डॉक्टर हिमांशु जी क्योंकि वहां पर मुआवजा सरकार ने कहा कि हम किसान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। और दूसरी हमारी परियोजना थी नेशनल हाईवे की, जो सोनीपत से राजस्थान में जाता था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख दी कि हम किसान को इतना मुआवजा नहीं देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था, किसान मालो माल था, नौजवान को रोजगार था, व्यापारी को काम था, कर्मचारी का सम्मान था। मैं पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र जी से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा दिया भूमि की लैंडस्केप का। जयप्रकाश जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, इतना ही अच्छा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरे चुनाव में अल्पमत में क्यों तब्दील हो गई, और उसके बाद चुनाव आया तो बिल्कुल बेदखल क्यों हो गई। तो कुल मिलाकर हर सरकार दावा तो यही करती है उसने बहुत अच्छा किया, पर कुल मिला के जनता के स्तर पर वैसा समर्थन मिलता दिखता तो नहीं है जैसा आप दावा करते हैं। लेकिन मेरी बातचीत आखिरी दौर में, समय मेरे पास सीमित है, मनोज यादव जी के पास चलता हूँ। मनोज यादव जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आज दोपहर में इजाज़त दे दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने के लिए, पर आपके नेताजी सम्मानीय अखिलेश यादव जी ने आज भी समय नहीं निकाला जाने का। वो कल सुबह निकलेंगे। इतने आराम से, इतने इत्मीनान से, इतने धैर्य से, इतने धीरज से जो आपके नेताजी व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इतने ही धीरज, इतने ही धैर्य से जनता भी आपके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करेगी? देखिए, विषय ये नहीं है। अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी मौजूदा स्थितियों में, तो निश्चित तौर पे चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोग्राम अटेंडम नहीं बन सकता है। उनके पास भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ही वो पहुंचेंगे। अटेंडम कोई इस तरह की व्यवस्था सरकार मुझे नहीं लगता है कि उनको प्रोवाइड करा पाएगी। एक बात, खैर ये ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको समझ लेंगे। अगर हमारी पार्टी को नुकसान होगा तो वो भी हम देखेंगे। और खैर, अगर इस तरह के मुद्दों पे फायदे की राजनीति के लिए सोचे तो मेरे ख्याल से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा हो गया, तो शायद हम लेट से जा रहे हैं तो हमारा चरित्र उससे तो अच्छा ही होगा, जो हम मुद्दे को तुरंत नहीं लपकना चाह रहे हैं। अगर इस तरह से नंबरिंग होगी तो बेहतर मुझे महसूस होगा। एक मौजूद बात करना चाहता हूं आपके चैनल जी। अगर मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात को सही मानूं जी, तो बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है जी। बीजेपी के पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारियों की हत्या हुई है। बीजेपी आक्रोशित क्यों नहीं जी? बीजेपी उनको न्याय क्यों नहीं देना चाहती? मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं जी कि ऐसी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता मत बनिएगा जिसमें 4 से 5 दिन बीत जाए और आपके जो हत्याएं हुई उनके भी वीडियोस हैं। मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा। लाठियों से पीटा गया उस ड्राइवर को और वो मर गया, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री ने संवेदना बड़ा ही मौजूद सवाल उठाया है मनोज यादव जी ने। मनोज यादव जी जानना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता उस घटनाक्रम में मारे गए हैं, उनके हत्यारों के संदर्भ में गिरफ्तारी की मांग, उनको न्याय दिलाने की मांग आखिर क्यों नहीं उठ रही? मनोज यादव जी का सवाल है। क्या इसका उत्तर कभी मिलेगा? इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए योगी मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे केवल और केवल ये समझना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सियासी मायने होंगे? समय मेरे पास सीमित है, लेकिन आपकी टिप्पणी मेरे लिए बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल मायने होंगे। और आप देखिएगा जब वोट पड़ेगा तब तक ये इशू जीवित रहेगा और उस समय जो बैलेट बॉक्स से निकलेगा, जो ईवीएम मशीन से चीजें निकलेंगी, वो बताएंगे कि इसका असर है और इसका असर कितना पड़ेगा। ये अभी जरूर कहना जल्दी होगी क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर है, पर इसका प्रभाव जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूं। कितना और किस तरह का होगा ये थोड़ा जल्दी है, जरूर कहना ये थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन कुल मिलाकर लखीमपुर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण उसका चुनाव में मुद्दा रहना नहीं, बल्कि लखीमपुर प्रकरण के संदर्भ में जो वास्तविक जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको सजा मिलेगी या कुल मिलाकर ये सियासी विषय मात्र बनकर ही चुनावी फायदे या हानि के संदर्भ में ही रह जाएगी? इसको जानने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर, हर मामला जो सियासी गुणा भाग के साथ में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, उसी को लेकर हमारा आज का शेर है। हमारा शेर ये कहता है कि पढ़ने को 7 आसमां, लिखने को पाताल। कि पढ़ने को 7 आसमां, लिखने को पाताल,
ले देकर कुल जिंदगी 65-70 साल। जफर गोरखपुरी ने इतने कमाल की बात जिंदगी के समय में इस संदर्भ में कही थी, पर हमारे सियासी दलों से जुड़े हुए लोगों को क्या ये बात समझ में नहीं आती, जो आम आदमी के जिंदगी से जुड़े हुए मसलों को भी समाधान की राह दिखाने के स्थान पर अपने सियासी नफे नुकसान के संदर्भ में ही लगाए रखते हैं। क्या ये सिलसिला रुकेगा? जो योगेश मिश्रा जी का पूछना था वही पूछना हमारा भी। देखें इसका उत्तर हमें कब मिलेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में अब इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।